बताएं। न्यू है तो ये नया प्लांट है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। परचेजेस ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन वर्थ रुपीज। अच्छा ये किस में शामिल है? अब ऊपर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हाँ बात तो पढ़ ले पूरी। उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या किया है? परचेजेस ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल मशीन वर्थ रुपीज 0.4 मिलियन which were installed on 1st July 2022 in all outlets to integrate with the FBR's computerized system for real time reporting। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 0.4 मिलियन सारे का सारा लेस कर दिया है, तो क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। क्यों? इसमें क्रेडिट मिलेगा। खर्चा कर दिया उसने, हमने खर्चा, उसने खर्चा लेस कर लिया है। लॉ कहता है ये खर्चा लेस नहीं करना, ये क्या करना है? ऐड बैक करना है। तो 0.4 मिलियन 0.4 मिलियन ये ऐड बैक करेंगे, इसे हम टैक्स क्रेडिट के तौर पे लेस करेंगे। पेमेंट ऑफ रुपीज 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2023 टू एन IT कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। ऐप डेवलप करवाई है। द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 ईयर एंड इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। सबसे पहले तो ये बताएं इस 5 मिलियन का क्या करूंगा? क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है ना, वो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक। कोई आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है तो ये डेवलप नहीं कराया बल्कि खरीदा है आपने, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट है तो ये इसने खर्चा लेस कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 5 मिलियन है इस सारे को ऐड बैक करेंगे। और इसकी यूजफुल लाइफ पता है कि नहीं पता? पता है। और अगर ना पता होती तो कितनी रखते? 25 ईयर्स रखते हैं। लेकिन इसकी तो पता है, तो अब इसकी हम कितनी रखेंगे? जितनी पता है, ठीक है। तो 5 मिलियन। लेकिन इसमें अब डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज करेंगे? अमोर्टाइजेशन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पे करेंगे। कैसे? कितनी अमाउंट बनेगी? कैसे करेंगे इस पे? डेप्रिसिएशन बताएं। अमोर्टाइजेशन सॉरी कितनी? भाई जी अब अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो हमारा साल खत्म कब हुआ है? हम कौन से साल का बना रहे हैं? जून। टैक्स ईयर 2023 का, तो वो तो खत्म हो जाएगा जून 23 में। तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ है? अक्टूबर में। तो अमोर्टाइजेशन चार्ज करूंगा अपने साल में? नो अमोर्टाइजेशन। चैंपियंस सारे बैठे हैं यहाँ पे। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? हम रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं? हाँ, तो टैक्स ईयर 2023 क्या है? हाँ सही बात है, शाबाश। पानी पिलाऊं थोड़ा सा? है ये सवाल जिंदगी के इस मोड़ पे किया गया है, जिस मोड़ पे जिंदगी के जिस मोड़ पे आप बंदा मुड़ नहीं सकता वापस। है हाँ, मेरा रोना ही बनता है। मेरा तो रोना ही बनता है ये सवाल सुनने के बाद। ये वो सवाल है सुन के मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? है हाँ, कोई हाल नहीं जी। है खुशी के आंसू कभी भी नहीं हो सकते इसके ऊपर। हाँ। On January February 2023, Mariam contributed her personal van to the business, which he had purchased at a cost of rupees 6 million on 1st January 2022. The fair market value of the van at the time transfer was rupees 9 million.
यानी कि उसने अपनी पर्सनल वैन खरीदी थी और वो उसने ट्रांसफर किया बिजनेस को, कब किया? यकम फरवरी 2023 को ट्रांसफर की है और खरीदी थी 1 जनवरी 2022 को। तो ये हम जब करेंगे ट्रांसफर तो हमें क्या पड़ा हुआ है कि कॉस्ट क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। तो 9 मिलियन लेंगे इसकी कॉस्ट और इसमें क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मिलियन पे। लेकिन ये वाला पॉइंट उसने कहीं पे ये नहीं लिखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करना है, लेस करना है, तो इसलिए इसकी कोई वो नहीं ट्रीटमेंट करेगी। वो तो ये वाले पॉइंट से सिर्फ और 2 ऊपर वाले। क्वेश्चन देख के आप लोगों को ये फील हुआ कि सिर्फ 37% बच्चा पास होना चाहिए इसमें? नहीं, इसमें भी खून के आंसू बनते हैं। ये जो दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट बैठे हैं ना, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, इन दोनों में खून के आंसू बनते हैं। ये आप लोग बैठे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसलिए लेफ्ट साइड की सोचते हैं। आपको राइट बिठाना है ताकि आप राइट सोचा करें, है? आपको उधर उठाया करूं द्वार के साथ, इनको मैं इधर उठाया करूं। बेसिकली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जो मुझे देख के लगा था वो ये था, ये सीधा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जब इसका रिजल्ट देखा 37% बच्चा, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर उसने चीज़ें वो पूछी हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट छोड़ के जाता है। एग्रीकल्चरल का बारे में पूछ लिया, ये वैन की कॉस्ट के बारे में पूछ लिया। कॉस्ट का सेक्शन लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते या स्टूडेंट खुद से नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर इसके ऊपर और जो बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये इस तरह से पूछ ली कि जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। आई एम 100% श्योर ये जो पहला एग्रीकल्चर का पॉइंट है इसको देख के 25% स्टूडेंट ने कहा ना ओहो आता ही छोड़ दो चलते आगे। 25% स्टूडेंट ने देख के कहा ना ओहो ये तो पेटियां ले आया है गारंटियां दिया। इनका क्या कर रहा है, सही है। तो ऐसे ही सोचा ना, समझ कहना यार ये नहीं, सॉरी पेटियों वाला साहब हम नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आपको उस दिन समझाया था। अब ये देखें, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि जिसको ये वाले पहले 2 पॉइंट नहीं आते ना, अज्यूम कर लो, अज्यूम करो, सवाल पूरा करो। देखो ये सारे पॉइंट्स ले सकते हो ना, ये सारे पॉइंट्स ले सकते हो। उसके बाद टैक्स क्रेडिट का पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी तक निकाल सकते हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा 16 में से ये 4 नंबर का होगा, ये पहले 2 पॉइंट्स मैक्सिमम 4 नंबर के होंगे, तो 12 नंबर तो हल करके आने चाहिए ना। तो इसमें पासिंग कम होने की सबसे बड़ी रीजन ये अटेम्प्ट ही कम हुआ होगा सवाल। क्योंकि टेस्ट में हम अज्यूम करके करते हैं, वो सारा गलत कर देते हैं, उधर से भी फिर नेट जो आता है उसको भी गलत किया हुआ होता है। ये टेस्ट वाला आपका दावा जो है ना, केस बाद में डील करेंगे टेस्ट वाले में, ठीक है। मैं आपको पेपर की बात बता रहा हूँ कि पेपर में आपने कैसे करना है। पेपर में वो आपकी एजम्पशन वाली जो फिगर है सिर्फ उसी के नंबर काटेगा बस, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो पहले 2 पॉइंट से इनकी ट्रीटमेंट क्या है। पहली बात तो ये कि उसने सेल्स के अंदर, अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फ्रंट पेज अपना बनाता हूँ सवाल का, तो मुझे कोई और हेड ऑफ इनकम इसमें नजर नहीं आई, यानी कि सिर्फ एक ही हेड ऑफ इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके ऊपर आपने खुद ही लिख लेना, स्वीट बेकर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, फॉर द टैक्स ईयर एंडेड। इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग 1, ठीक है, ये आएगी। यहां से आपकी जो है वो टोटल इनकम आ जाएगी। यही क्वेश्चन से देख के ये लग रहा है कि दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो ज़कात की भी कोई डिडक्शन नहीं है। तो यही आपकी जो है टोटल इनकम, अगर आपने ऐसे लिखना है टोटल इनकम, इसमें आपने नहीं, बल्कि एक चीज है आप लोग स्किप कर रहे हैं। यस यस यस, देखा ना, स्केच गलत बनवा रहे हैं मेरे से। इनकम फ्रॉम बिजनेस है भाई, उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी तो है, एग्रीकल्चर इनकम भी तो है, तो इट मींस कि इसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम आएगी। इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा टेक्निकल है। एग्जेम्प्ट इनकम आएगी, एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि आपकी यहाँ पे टोटल इनकम आएगी, इसमें से लेस करेंगे आप एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। तो फिर आपकी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आएगी। डिडक्शन डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है,
टैक्सेबल इनकम आएगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, इस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर मैं टैक्स क्रेडिट दूंगा, टैक्स क्रेडिट दूंगा, और उस टैक्स क्रेडिट यहां से लेस होगा। टैक्स क्रेडिट के बाद मेरा आएगा टैक्स पेएबल। ये इसका फॉर्मेट है, एंड आई एम 100% श्योर कि 15 से 20% का इसका फॉर्मेट ही गलत होगा, ये एग्जाम्प्ट इनकम को इग्नोर कर गए होंगे। इसलिए मैं आपको फोकस करता हूं कि कभी घर बैठे हो तो जस्ट फॉर्मेट बनाने की प्रैक्टिस किया करें, सिर्फ फॉर्मेट बनाया करें, ठीक है। ऊपर लिखे इनकम फ्रॉम सैलरी, सारे हेड्स लिखे, एग्जाम्प्ट इनकम लिखे, ठीक है, और फिर उसके अंदर टोटल लगाएं, डिडक्टेबल अलाउंस, एंड तक जाएं, टैक्स पेएबल से आगे भी जाएं कि अगर किसी ने हमारे पैसे रखे हुए हैं तो वो भी लेस करके फिर टैक्स पेएबल निकालें। तो ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस किया करें घर के अंदर, हफ्ते में 1-2 दिनों में ना जस्ट 5 मिनट लगाएं और फॉर्मेट लिखा करें। अच्छा, अब यहां से ये इसका फॉर्मेट बनता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग ये अब आधे से ज्यादा तो की हुई है, तो वर्किंग 1 हम यहाँ भी करते हैं। सवाल का स्टार्ट जो है वो हमने कहाँ से करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है, प्रॉफिट, सॉरी इधर लिखने की बजाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करना है, और ये था 77 में ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं, तो इनको इसी तरह ही हम ऐड रखेंगे। अमोर्टाइजेशन है कोई नहीं। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन को लेस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कितनी है, 15 मिलियन है, तो आपके पास इनिशियल अलाउंस असूली तौर पे तो होना चाहिए, न्यू प्लांट है और इनिशियल अलाउंस भी बनेगा, और आपकी 15% क्या रेट है डेप्रिसिएशन का, 15%, तो 15 मिलियन है। इसका सबसे पहले हम 25% कितना बन जाएगा, 15 का 10, 1.5, 1.3 और 3.75, 3.75 की पहले अबाउट वो इनिशियल अलाउंस ये होगी, फिर 15 में से माइनस करें 3.75 और इसके ऊपर लगा दें 15%, 1.69, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इनिशियल अलाउंस और फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो रिटन डाउन वैल्यू होगी वही 15 में से इनिशियल अलाउंस माइनस करें, तो जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 15% लगाया तो 1.69, ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। और इसके अंदर कोई चीज लेस करने वाली हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कोशिश किया करें टिक मार्क करने की चीजों की, ताकि आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, अब ये देखें, अभी ये एंट्री हो गई, मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब मुझे नजर आया कि यार जो 0.4 मिलियन का टैक्स क्रेडिट है, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट हियर, सही है। तो क्या, सॉरी, 9 मिलियन की जो थी उसके ऊपर नहीं डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसमें भी करेंगे। डेप्रिसिएशन व्हीकल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 9 मिलियन की आपने वो ट्रांसफर की है, तो जिस साल में एक्वायर की है वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन चलेगी। कि क्या व्हीकल का रेट क्या है, 15 है, 15 है, तो व्हीकल का रेट भी 15 है, तो ये 15% से डेप्रिसिएशन इसकी भी चार्ज करें, कितनी बनती है, 1.35, ये लें जी, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे जाके फील हुआ कि जी टैक्स क्रेडिट की वर्किंग आसान है, वर्किंग नंबर 2 कर लें। वर्किंग नंबर 2, टैक्स क्रेडिट किस तरह है, 0.4 मिलियन है, जो कि आपने इंस्टॉल किया 1 जुलाई को, हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग बात है, बताएं जरा क्या करेंगे आप टैक्स क्रेडिट की वर्किंग। टैक्स क्रेडिट हम लेते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर 1,50,000, विच एवर इज लोअर। ये होता है, क्या होता है, पर मशीन। अब उसका खर्चा आया है 0.4 मिलियन कॉस्ट, क्या आई है, 0.4 मिलियन की कॉस्ट। अब 1,50,000 इसमें से लेस कर दो, नहीं 1,50,000 पर मशीन है, उसकी कितनी है
3 आउटलेट्स हैं, उसने सारी आउटलेट्स पे मशीन लगाई है, यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 450,000 बंदा इसे मिलियन में ली हुई है तो 0.45 बनेगा ना, 0.45 मिलियन, 4,50,000 है ना, तो विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो इसमें से कॉस्ट ही इसकी लो बन रही है तो वो आपकी अलाउ हो जाएगी एज ए टैक्स क्रेडिट 0.4, सही है। तो ये आपका टैक्स क्रेडिट आ गया। तो ये देखिए ये टैक्स क्रेडिट की वर्किंग भी आसान थी तो हमने यहाँ पे कर दी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 आउटलेट्स का उसने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया है और ये कॉस्ट उसने सारी बताई है कि तीनों आउटलेट्स के ऊपर जब उसने किया तो ये वाली कॉस्ट आई है। और ये टैक्स क्रेडिट भी कम पूछता है एग्जामिनर, अब उसकी आदत है जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वो सिलेक्टिव स्टडी तो करने नहीं दे रहा, तो अब वो एरियाज हिट करता है जो पता है कि स्टूडेंट पढ़ के नहीं आता। तो अब ये देखेंगे उसने टैक्स क्रेडिट भी वो पूछा है जो आई थिंक इससे पहले शायद कोई साल 1.5-2 साल पहले इसी सवाल में पूछा हो, रेगुलर में नहीं पूछता, ठीक है। तो ये आपका टैक्स क्रेडिट आ गया। अभी तक सारा सवाल हो गया है तकरीबन, सिर्फ वो मैंने 2 एंट्रियां जान के नहीं की। और आप देखें आप इसकी टैक्स पेबल निकाल सकते हैं स्केच से। तो दिस इज टू शो यू कि कहीं पे फंसते हैं तो सवाल को आपने, अगर आपको फॉर्मेट अच्छा बनाना आता है, बाकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो सवाल को छोड़ना नहीं है। ये करने के बाद अगर आपका ये सारा कुछ ठीक है तो आप 16 में से 11, 12, 10 इजीली सिक्योर कर सकते हैं मार्क। मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं की उसकी रेंट की और उसकी वो वाली, उसके कोई मसला नहीं है टैक्स लायबिलिटी के लिए। वो एडिशन डिलीशन में गलत निकलता है ना, एडिशन डिलीशन का नहीं, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स के नंबर मिलेंगे। 0.5 इसका नंबर होगा, 0.5 इसका नंबर होगा, 0.5 इसका नंबर होगा, 1 नंबर इसका होगा, ठीक है, 2 नंबर इसके होंगे, सही है। तो वो आपकी इस तरह मार्किंग्स करते रहेंगे। कास्टिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि जी 2 + 2 4 करना था, आपने गलती से 5 लिख दिया, उससे भी पता प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चले बहरहाल आगे चलते हैं, अब इस एंट्री को भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को खत्म करें। उसने अपनी सेल्स के अंदर मंथली पेमेंट मिल रही थी 0.5 मिलियन की, ऐड कर ली। सेल्स में ऐड करने से मतलब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इंक्रीज कर दिया है, तो इसको मैं डिक्रीज करूंगा क्योंकि ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो मेरा जो रेंट था दैट इज 0.5 × 12 कितना बन गया, 0.5 ही है ना, 0.5 × 12 6 से मैं इसे लेस करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तो कैश मिल रहा है लेकिन इसका मुझे इन काइंड भी मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, 120 पेटियां मिल रही हैं और हर पेटी की जो कॉस्ट है दैट इज 7,200। तो जो पेटीज वाली है दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 7,200 और हर महीने मिल रही है तो 12। ये भी मिलियन में बताएं, 0.86। ये आपकी 2 इनकम 10.36 मिलियन की बात कर रहे हैं ना, 10.36, ठीक है। भाईजान अपने कैलकुलेटर को चेक करें, कैलकुलेटर को नहीं चेक है, उंगलियों को चेक करें। देखा प्रेशर में हो जाती है ना गलतियां कास्टिंग में, एग्जामिनर को भी पता है। तो बहरहाल ये 10.36 ये आ गया और 6 मिलियन ये आ गया। तो ये वो रेंट है जो कि एग्रीकल्चर इनकम का रेंट है, तो ये एग्जेम्प्ट है। इन दोनों को ऐड करें कितना बनता है, 16.36। तो ये एग्जेम्प्ट इनकम में 16.36 इधर लिखा और यहाँ पे 16.36 लेस किया। When you know the format तो मजा आता है चीजों को, ये यहाँ आनी है, ये इधर आ रही है, ये इधर आनी है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि यार ये फिगर उठ के इधर आनी है। तो इट्स जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, आपने एक चीज यहाँ लिखी है, उठा के आपने यहाँ पे उसको कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं। जो अगली लाइन उसने कही थी कि उसने इस आइटम को यूज किया है एज ए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन
उसने इसे कॉस्ट ऑफ सेल से लेस से नहीं किया। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज करोगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ होगी एज ए कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं यहां पे लेस करूंगा जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो आपके जो प्रॉफिट है इसको मैं मजीद रिड्यूस करूंगा अपने उससे सेम जो आपकी अमाउंट आएगी 10.36 है, यही है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। पहले आपने उसको ऐड ऊपर जाके अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया है, ठीक है, आपने पहले उसको उसके अंदर से हिट मारा है और फिर जाके आपने उसको अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एज ए कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आपकी 10,36 है, इसकी डबल एंट्री बनती है। तो ये डबल एंट्री जो है ये इग्नोर हुई होगी स्टूडेंट्स के साथ, लगी समझ? तो ये जहां पे जाके हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और इसके अंदर कोई एंट्री वगैरह रहती है तो बताएं। इसका वो नहीं मिले, चार्जर नहीं मिला लैपटॉप में, कह रहे टू 271 पे मैं देख रहा हूँ कोई इसमें हमारी गलती तो नहीं हुई। अपरेंटली तो कोई नहीं है, अगर कोई आप लोगों को नजर आए तो देख लीजिएगा। आंसर तो कैलकुलेट नहीं ना किया, ठीक है। ये अपरेंटली तो सारी चीज़ें इसी तरह ही आ रही हैं। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है फेयर मार्केट वैल्यू वो भी आपकी 10,36 से लेस हो जाएगी। पहले दो एंट्रियों में सेल्स रिड्यूस हो रही है और अगली एंट्री जो है एज ए कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पे लेस हो रही है। देख लें एक दफा, चेक कर लें, है सही है। तो दिस इज हाउ, इसमें जो थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री थी वो यही वाली थी कि 10,36 पहले लेस हो रहा है, सेल्स में से भी लेस हो रहा है और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पे भी लेस हो रहा है। और बस यही एक एंट्री इसमें थोड़ी सी ट्रिकी थी, बाकी तो सारा सवाल इजी था। चलें आगे। हाँ जी, एक्सटेंशन चाहिए। यहाँ लग जाएगी, यहाँ पे है स्विच करीब करीब है। लग जाएगा नहीं, स्विच नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, एक काम करें, मैं इसको 15 मिनट के लिए उधर कहीं पे चार्ज कर दें, मैं देता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन एक करना है, लेकिन उससे पहले हमने, अब मैंने उसके अंदर चीज़ें लिखी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। चले
लॉसेस का चैप्टर कौन से पेज पे है? लॉसेस की कल मैंने जो एक्सरसाइज दी थी वो की है सबने जाके? उसमें कोई प्रॉब्लम आया हो कोई? आपका जो कल क्वेश्चन एक आया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम होती है ना, तो उसको इमूवेबल जो है उसको कंसीडर ना करें उसके अंदर। वो मैंने इसलिए लिखा था कि वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो के प्रॉपर्टी को वो वाली प्रॉपर्टी ना समझ लें, अदर देन इमूवेबल इसलिए लिख दिया है। वो अगर काटना है तो मैं काट के तस्वीर भेज दूंगा, ठीक है? उसमें तो आती नहीं है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो होती रेंटल इनकम है। हाँ, उसमें आती नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो मैंने बस एहतियात के लिए लिख दिया था, वो मैं काट के एक दो सही पिक्चर भेज दूंगा ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। उन एक्सरसाइज में हमजा की है सारी एग्जांपल्स, कोई मसला आया हो? वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बस, वो अदर देन इमूवेबल को छोड़ दें, इग्नोर करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात है, वो मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा दोबारा। दूसरा क्या सवाल था? उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि जो सेक्शन, वो उसे इग्नोर करें लाइन को भी फिलहाल, ठीक है? बल्कि इससे मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन इनका था, वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं वो क्लास में डिस्कस करना चाह रहा था। ये वो बेकर्स वाला सवाल किधर है? बेकर्स वाला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, मुझे आदत है ना वो कंट्रोल F करके वहां जाने की। कोई नहीं, अच्छा अच्छा इधर ही है तो दे दे। बेकर्स वाला क्वेश्चन कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन कौन सी पेज पे है? बेकर्स वाला है कि वो बदर? हाँ सॉरी, बदर वाला। पेज बताएं, पेज। ये आ गया पेज नंबर 190। हाँ, ये जरा पेज नंबर 194 पे आए जरा सारे। ये एक एडजस्टमेंट है, ये मैं क्लियर करवा दूं। वन 194 में इसका पॉइंट नंबर हाँ, अदर इंफॉर्मेशन बस सेकंड है। अच्छा जी, ये जी क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 194, ठीक है? अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन ये है, ये जरा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दो लाइनें इसकी, कि बदर इज वर्किंग एज ए GM फाइनेंस इन हाई-फाई लिमिटेड फॉर द पास्ट 2 years। द डिटेल्स ऑफ हिज मंथली एमुलेंट्स जो है वो ये दी गई है। कोई हाई-फाई लिमिटेड है, उसके अंदर काम कर रहा है पिछले 2 सालों से। अच्छा, इसमें नीचे अदर इंफॉर्मेशन में आए और उसका पॉइंट नंबर 2 है, 1 नवंबर 2015 बदर फेल इल and was admitted to Sultan Hospital Limited. The hospital incurred 65,000 on his treatment, but did not charge anything to Badr. है? ये वाला पॉइंट था ना? सुल्तान जो था उसने यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ कि वो उसका एक्स एम्प्लॉयर है? इससे पहले वाला जो पॉइंट है, हाँ। बदर करंटली जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है जिसका नाम है हाई-फाई लिमिटेड, ठीक है? इससे कुछ अर्सा पहले वो किसी हॉस्पिटल में काम करता था। पॉइंट जरा सुनने वाला है, जरा तो फोकस करिएगा सारे। वो इससे पहले किसी हॉस्पिटल में काम करता था। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल वाले आपको इलाज मुआवजे के लिए सर्विसेज दे दें जिसमें कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं पड़ती, तो वो पर्क जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं होता। किसी होटल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको फ्री खाना खा रहे हैं तो वो पर्क आपकी उसमें ऐड नहीं होता। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी फर्क थी कि बदर ने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया था, 2 साल हो गए थे। अब ये वहाँ गया है, इलाज करवाया, उन्होंने इसे पैसे नहीं लिए लेकिन कॉस्ट 65,000 आई। क्या ये उसकी सैलरी में ऐड होगा कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि अब उसने उस एम्प्लॉयर को छोड़ दिया है। क्वेश्चन ये है कि अब उसने उस एम्प्लॉयर को छोड़ दिया है। उन अस्पताल वालों ने
क्या कि आप कभी हमारे एम्प्लॉयर रहे थे, इस वजह से हम आप